नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TSMG लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हो, हमने ऑलरेडी 2 लेसन्स साइंस 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के YouTube पर अपलोड कर दिए हैं और आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेसन नंबर 3 लेकर आया हूं। दोस्तों, लेसन नंबर 3 का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस लेसन में हम लोग केमिकल से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले। लेसन नंबर 2 में हमने एलिमेंट्स को पढ़ा था, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, और ये लेसन नंबर 3 भी केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को पढ़ने वाले। मतलब किस तरीके के आपके इक्वेशंस होते हैं, किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या क्या टॉपिक्स है इसमें। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं। तीसरा जो हम पढ़ने वाले हुए हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। और जो हमारा अंतिम भाग है इस लेसन का वो है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। कितने टाइप के केमिकल इक्वेशंस होते हैं, तो इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। सो केमिकल रिएक्शन, पॉइंट नंबर 1 ऑफ दिस लेसन। सो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरीज की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। तो एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो रहे हैं तो एलिमेंट्स के साथ उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी भी डिस्कवर हो रही है। तो हमने इसके पहले देखा, अगर आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा, पिछले स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा होगा कि ऑक्टेट नियम होता है, जिसके तहत जो है एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक केमिकल रिएक्शन के तहत होता है। कोई भी एलिमेंट बिना केमिकल रिएक्शन के कॉम्बिनेशन नहीं कर सकता। तो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर भी एक लंबी जो है प्रक्रिया चालू हुई, जिसके ऊपर काफी सारे रिसर्च हुए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने 18th और 19th सेंचुरी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और कई सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि है आज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें तरह तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं और न्यू इन्वेंशन उसमें हम देखते हैं, जहां पर हम केमिकल रिएक्शन के मदद से नए नए कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसका बेस क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कुछ एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा इस लेसन का, वो है केमिकल रिएक्शन फ्रेंड्स। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है फ्रेंड्स। कैसा चेंज होता है, केमिकल का चेंज होता है। कैसे देखते हैं दोस्तों, द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज एंड दैट चेंज रिमेन कांस्टेंट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट अ chemical reaction. So in a chemical reaction the composition of matter changes, and the change we can see in the and that change is remain constant. That change do not occurs in different parts. So in that reaction that composition होता है फ्रेंड्स। composition में क्या होता है, आपका एक मैटर जो होता है वो चेंज होता है, मैटर का composition चेंज होता है, और composition परमानेंट की तरफ जाता है, और ये चेंजेस हमको कांस्टेंट दिखते हैं। इसमें कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, वापस उस तरफ से आ सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन की 2 खास चीजें फ्रेंड्स, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ये 2 पार्ट है आपके केमिकल रिएक्शंस के। अगर किसी भी रिएक्शंस की हम बात करेंगे तो उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्ट करता है, मतलब आपस में जो रिएक्शन फॉर्म करते हैं जिनमें कॉम्बिनेशन होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, उस रिएक्शन से जो फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमने 2 नंबर ले लिए, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 5। अब दोनों का हमने एडिशन कर दिया, तो जब हम एडिशन कर रहे हैं तो हम उसको कंबाइन कर रहे हैं। व्हेन वी कंबाइन तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि होता है 7। इट मींस 2 और 5 क्या है, रिएक्टेंट है, और जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो मेरा 7 नंबर है, वो मेरा प्रोडक्ट है। तो उसी तरीके से केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शन में भी 2 तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट वन इज आपका प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज आपका रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बिना आपका केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। सो रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सो इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, इफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज इट इज सेड टू बी अ केमिकल चेंज।
अगर किसी भी चेंज में, क्योंकि दो प्रकार के चेंज होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है, तो फिजिकल चेंज एक अलग पार्ट है। अगर हम केमिकल चेंज की बात करेंगे, क्योंकि इस लेसन में हमें केमिकल से डील करना है, तो केमिकल चेंज की हम बात करते हैं। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, कॉम्पोजिशन चेंज होता है मेटल्स का। तो मेटल्स का जब कॉम्पोजिशन चेंज होता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, केमिकल चेंज कह सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, द रिएक्टेंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, रिएक्टेंट पार्ट्स लेते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट जब पार्ट लेंगे तो ही प्रोडक्ट बनेगा, विदाउट रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है और आपका केमिकल रिएक्शन होगा नहीं। तो एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कोल। कोल से कंबशन के माध्यम से हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जिसे वो कहते हैं, उसको हम फॉर्म करते हैं बाय द मीन ऑफ कंबशन। तो ये एक प्रकार का एग्जांपल है। लास्ट पॉइंट दोस्तों इसका, अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशन, क्योंकि विदाउट केमिकल इक्वेशन आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट जो है वो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द टॉपिक नंबर नेक्स्ट ऑफ पार्ट 1, that is chemical reaction, and here we will see about the chemical equation. In the chemical reaction part, chemical equation is the most important part, and chemical reaction includes chemical equation. Without chemical equation you cannot describe the chemical reactions. So for understanding of chemical reactions we must need to understand the chemical equation also. So how we can write a chemical equation, just let us look about how to write, how we can write. There are two methods friends, one is the word reaction and second one is the chemical formula or chemical equation. So how we represent in the word reaction, suppose that this is an example in which aqueous solution of copper sulfate. Friends, aqueous solution of copper sulfate plus zinc dust. So aqueous solution of copper sulfate and zinc dust are the reactants. They are combining with each other and they are forming a new product, which aqueous solution of zinc plus copper. Aqueous solution of zinc plus copper. So it is a type of representation of a chemical equation, and this type of representation is known as word reaction. In this we can simply represent our chemical reaction by the mean of words. But there is another method which is far easy from this. It take a time consume our times and take our times. So we can write it in a condensed form, or in a short form. So what is the mean of the short form? Mean of the short form means we can use the formula, chemical formula. So how we can represent it? CuSO4 means aqueous solution of copper sulfate. We can represent it as a chemical formula CuSO4 plus Zn, zinc dust. Zn means zinc dust will give us Zn-SO4 plus Cu means copper. So copper we get the solution Zn-SO4 plus Cu. This is our another type of equation which we known as the chemical equation. In this we represent the part in a chemical mean. We use the chemical formula and we represent the chemical reaction by using this formula. So what is formed, we can easily understand this. CuSO4 means aqueous solution of copper sulfate. Copper sulfate combined with the zinc. It means these two are the product. CuSO4 and zinc are the product of the reaction, and by this product we are getting these are the reactant of our reaction. So friends, this is reactant, and by this reactant we will get a product Zn-SO4 and Cu. Here friends, Zn-SO4 have a different property and different properties. So the product is formed that is colorless, and it is colorless as well as the formation of this compound Zn-SO4 is different as compared to CuSO4. So these are the two mean of the chemical equations. So friends, coming to the next part. Next part is
writing a chemical equation. How we can write a chemical equation? So it is an important aspect to know us how to write a chemical equation. So friends, starting there are 6 points. I have written 6 points by which we can write a chemical equation. There are 6 different things which we can include in our chemical reaction. So starting from the first point. So first point is basically we all know that reaction can be take place then when there are two things. First one is reactant and second one is product. If the presence of product and reaction is there, it means it is a chemical reaction. So while writing a chemical reaction, we must notice that reactants must be written on the left hand side and the product must be on right hand side. इसका मतलब फ्रेंड्स कि रिएक्टेंट राइट हैंड साइड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और आपका जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए. अब लेफ्ट टू राइट के बीच में एक एरो ऐसे आएगा, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने नीचे आप देख सकते हो इक्वेशन, मैंने यहाँ पर एरो दिखाया है फ्रेंड्स. तो ये एरो क्या डोनेट करेगा? डायरेक्शन डोनेट करेगा. मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. कौन बताएगा ये हमें? दिस एरो. और दिस एरो इज वेरी हेल्पफुल. कैसे वो हम आगे देखेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट, हमको लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिएक्टेंट लिखना है और दूसरा आरएचएस राइट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट लिखना है और बीच में एक आएगा आपका एरो जो कि क्या दिखाएगा? डायरेक्शन दिखाएगा. पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है? जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, अब इसमें हमें किसी नंबर को ऐड करना है तो हम क्या साइन करेंगे यहाँ पर? प्लस का. तो 2 + 2 तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा 4. ओके. या फिर अगर इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो इस तरीके से, मतलब मेरा दो रिएक्टेंट था, दो रिएक्टेंट एग्जांपल के तौर पर मैं इसको समझ सकता हूं. ये दो रिएक्टेंट के बीच में मेरा क्या हुआ है? लिंकअप हुआ है. इट मींस दोनों को मैंने ऐड किया है. तो जब मैं ऐड कर रहा हूं इसको, तो मैं इसको किससे दर्शाऊंगा? वी विल शो विद इट विद प्लस साइन. प्लस साइन से हम इसको दर्शाएंगे. तो प्लस साइन का हम यूज करेंगे टू शो द लिंकअप ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज द रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट में भी हमको प्लस साइन दिखाना है, प्रोडक्ट में भी हमको प्लस साइन दिखाना है. क्यों? क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वहां पर भी सेम कंडीशन है. दोनों को हम एक साथ तो नहीं लिख सकते, उससे कोई मतलब नहीं होगा. अब सपोज दैट मैंने यहां से ये हटा दिया तो 2 और 2 ये तो 22 हो जाएगा, तो 4 थोड़ी होगा. तो इसीलिए हमें इंडिकेशन करना होगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो, दोनों में हमको क्या होगा? ये प्लस साइन को हमको दिखाना होगा. अब ये पॉइंट नंबर 2 हो गया. दोस्तों चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर. आखिर तीसरा पार्ट क्या है? अब ये जो मेरा प्रोडक्ट है या जो मेरा रिएक्टेंट है वो किस स्टेट में, उसका एक फिजिकल स्टेट होगा. तो किस किस फिजिकल स्टेट में हो सकता है ये भी दिखाना बहुत जरूरी है. जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो यहाँ पर CuSO4 जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस AQ से एक्वस होता है, G से गैस होता है, L से लिक्विड होता है और S से सॉलिड होता है. ये चार तरीकों से हम दिखा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या जो मेरा रिएक्टेंट ऑलरेडी है वो किस स्टेट में है. तो उस स्टेट को दर्शाना भी जरूरी है. इससे क्या होगा? हमारा जो इक्वेशन है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनेगा. तो दो और तरीके हैं जिससे हम एरो से दर्शा सकते हैं, अप एरो एंड डाउन एरो. अप एरो अगर आया जैसे यहाँ पर CO2 अप एरो दर्शाया गया है, मतलब ये CO2 क्या है? गैस है. अब सेकंड पार्ट है लिक्विड, ये हमारा गैस हो गया. सेकंड पार्ट है सॉलिड का. अगर ऐसा डाउन एरो आया यहाँ पर तो इसका मतलब वो क्या है? सॉलिड स्टेट में. तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 3. चलते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 4 पे. अब ये एरो का यूज कहां पर हो रहा है? देखो अब यहाँ पर ये ऐसे आपको ट्रायंगुलर दिखाया गया है. ये ट्रायंगुलर क्या इंडिकेट करता है? ये ट्रायंगुलर ये इंडिकेट करता है कि इसे हीट दी गई है. क्या दी गई है? हीट. और कहां से दी गई है? बाहर से दी गई है. हीट इज गिवन आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड. इसमें एडिशन हुआ है हीट का. तो हीट के एडिशन को दर्शाने के लिए हम लोग हमारे एरो पर ऐसे जो है आपका स्टार, जो आपका ट्रायंगुलर शेप का है ये बनाएंगे. ट्रायंगुलर शेप आपका जो है ये इंडिकेशन करेगा
कि यहाँ पर हीट का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मींस एडिशन हुआ है इस रिएक्शन को। दूसरा एक पार्ट है, अगर कभी कभी एडिशन हो रहा है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हीट बाहर निकली होगी, तो हीट बाहर निकली है ये दर्शाना भी जरूरी है। तो इस तरीके से उस हीट को अगर बाहर निकली है, अगर रिलीज हुई है, तो ऐसे हम उसको प्लस साइन करके इक्वेशन के माध्यम से दिखा सकते हैं इन प्रोडक्ट। तो ये चौथा मेथड। अब पांचवी चीज जो हमें ध्यान देनी चाहिए, देखो फ्रेंड्स, वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 गैस, वेजिटेबल ऑयल और H2 गैस का दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन होने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, वनस्पति घी मिल रहा है फ्रेंड्स। लेकिन इस वनस्पति घी को बनाने के लिए मुझे ये दो चीज चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने एरो पर लिखा है। क्या है वो फ्रेंड्स, तो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर भी जरूरी है। तो टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस वो मैंने कहां दर्शाया, ऊपर की तरफ। साथ ही साथ मैंने निकल का यूज किया है, किसका, निकल का। वो क्या है, मेरा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, कैटलिस्ट रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को अकर करने में जो है सहायक की भूमिका निभाता है, सहयोग करता है। तो कैटलिस्ट और टेम्परेचर को भी दर्शाने के लिए आप इस एरो का उपयोग कर सकते हो। आप ऐसे बीच में टेम्परेचर और ये कैटलिस्ट को दर्शाते हो। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट नंबर 6, जब आप एक रिएक्शन को दर्शा रहे हो तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है और कभी कभी वो डाइल्यूट होता है। कुछ जो आपके केमिकल होते हैं वो कभी कभी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो उनका यूज अलग होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो अलग होता है, और डाइल्यूट होते हैं तो उसका यूज अलग होता है। इसीलिए केमिकल अगर रिएक्शन में लिख रहा हूं तो मुझे इस बात का ध्यान देना होगा कि जैसे अगर मैंने कोई एसिड यूज किया जो कि HNO3 है, तो एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड भी है और डाइल्यूट भी है, तो वो मेंशन भी करना मुझे चाहिए। तो हम इस तरीके से मेंशन वहां पर कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, जिससे हमें ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो अब ये हमारे 6 पॉइंट्स है दोस्तों, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन लिख सकते हैं। और इक्वेशन लिखने के लिए हमें इन 6 पॉइंट का ध्यान देना है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बैलेंसिंग अ इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो कुछ कुछ इक्वेशन अनबैलेंस रह जाते हैं, तो पहले हमें ये जानना है कि बैलेंस कैसा होता है और अनबैलेंस कैसा होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। सो सबसे पहले फ्रेंड्स एक एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा है, जिसमें AgNO3 प्लस NaCl गिव अस AgCl प्लस NaNO3, जिसमें AgCl जो होता है सोडियम आपका जो है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होता है जो है। तो ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो मेरा राइट हैंड साइड है, मतलब रिएक्टेंट साइड आल्सो एंड प्रोडक्ट साइड आल्सो, ये दोनों साइड का मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि एटम्स कितने हैं। जो एलिमेंट मैंने इसमें यूज किया, जैसे सिल्वर है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, ठीक है। तो इसकी संख्या, नंबर ऑफ एटम यहां पर कितना है और यहां पर कितना है, तो वो चेक करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि ये बैलेंस है या नहीं है। अगर दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर है, एलिमेंट के एटम की संख्या दोनों तरफ अगर बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, तो मेरा इक्वेशन बैलेंस है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो अगर इक्वेशन मेरा अनबैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं इस हमारे पार्ट नंबर 1 के वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वर्ड रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड चेंज इनटू सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ये मेरा क्या है, एक वर्ड रिएक्शन है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करूंगा, ये वर्ड रिएक्शन को मैं कन्वर्ट करूंगा और इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने इसे केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखा है। तो सबसे पहले क्या हो गया, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस विल गिव अस Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O दैट इज वाटर। तो ये मेरा हो गया केमिकल इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा,
यहां से और यहां से मैं एटम की संख्या गिनूंगा, तो मैं एक ऐसा अच्छा सा बॉक्स बना दूंगा। इस बॉक्स से हमें क्लियर हो जाएगा एकदम कि किस जगह पर कितने एटम्स है उस एलिमेंट के। तो एलिमेंट के नेम मैंने लिख दिए, जिसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। ये 4 एलिमेंट्स इसमें हैं, इनके एटम इसमें हैं। तो नंबर ऑफ एटम उनके कितने हैं? तो सोडियम को आप देखो, यहां पर 1 है, ठीक है, और यहां पर 2 है, तो मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन की बात है तो यहां पर 1 और यहां पर 4, 1 एंड 4 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, और राइट हैंड साइड की हम बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो जो आपका ऑक्सीजन है वो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, मतलब 5 है। तो ऑक्सीजन आपका बराबर है, इधर 5 इधर 5। सेकंड, इसके बाद आगे देखते हैं थर्ड आपका हाइड्रोजन देख लेते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन की यहाँ पर कितने नंबर है? ये 2 और ये 1, टोटल कितने हो गए? 3। तो 3 यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना है? तो ये 2 है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन एटम मैंने लिख दिया। अब सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों जगह पर 1-1 है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है अनबैलेंस है जिसे हमें बैलेंस करना है। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन अनबैलेंस है और हाइड्रोजन अनबैलेंस है, बराबर। तो यहाँ सॉरी, आपका जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस है, दोनों तरफ 5-5 है, बराबर। आपका जो नाइट्रोजन यहाँ पर Na है, सोडियम, सोडियम जो है आपका वो अनबैलेंस है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और हाइड्रोजन अनबैलेंस है, 3 और 2 का रेशियो है। तो अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो अगर मैं इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। इट मींस अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2NaOH प्लस H2O गिव अस Na2SO4 प्लस H2O। तो अब यहां पर क्या हो गया? मेरा जो सोडियम था वो दोनों बराबर हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 2 हो गया। लेकिन जब मैं यहां पर 2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन की भी संख्या बदलेगी और जो है आपका हाइड्रोजन की भी संख्या जो है बदलेगी। देयर विल बी अ चेंज इन बोथ नंबर। तो अब मुझे ध्यान देना होगा कि मैं आगे फिर से एक ऐसा ग्राफ बनाऊं जिससे मैं वापस ये कर सकूं कि मुझे पता चल सके कि कितनी संख्या दोनों तरफ है, इसको जानने के लिए। तो फिर से मैं एक ऐसा टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं वापस काउंट करूंगा। तो मुझे जो है इस तरीके का कुछ मिलेगा जहां पर 2Na हो गया, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा और इस तरफ 5 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अब 1 और 1 सल्फर की संख्या उतनी है। अब आप देखो अनबैलेंस कहां पर हो गया है? ऑक्सीजन आपका अनबैलेंस हो गया है और हाइड्रोजन आपका अनबैलेंस हो गया है, ओके। अब अगर मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, कहां पर? हाइड्रोजन के आपके राइट हैंड साइड में, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 2 या 4 हो जाएगा, बराबर। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो NaOH प्लस H2O H2SO4 will give us Na2SO4 प्लस 2H2O, ठीक है। ये मेरा एक और इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको चेक करूंगा और अगर मुझे लगता है कि ये बैलेंस हो गया है तो बैलेंस होने के बाद चौथा स्टेप हमारे पास आता है कि जो बैलेंस्ड है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखने से पहले हमको ये वेरीफाई करना होगा कि क्या सचमुच पूरा इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया है या नहीं हो गया है। तो एक बार हम लोग काउंट कर लेते। देखो यहाँ पर आपके सोडियम की संख्या कितनी हो गई है? 2, ठीक है। यहाँ पर कितनी है? 2। इसका मतलब आपका सोडियम बैलेंस हो गया है, Na इज बैलेंस। तो Na जब बैलेंस हो गया है उसके बाद क्या है? Na के बाद आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या क्या है? यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, मतलब 6। अब यहाँ पर पार्ट 2 में कितना है? यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर आपका 2 है, मींस ये भी आपका बैलेंस हो गया, 6 और 6 हो गया, ये रिप्लेस हो गया, बराबर। तो यहाँ पर ये 4 हो गया ना, और ये 4 और ये 2, तो क्या हो गया आपका? 6 हो गया। तो 6 6। अब हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसकी संख्या कितनी थी? 4।
तो इसको भी हमने बैलेंस किया, यहाँ पर 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ पर भी हो गया, और सल्फर आपका 1 1, इसका मतलब आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। फाइनल फोर्थ पार्ट में मैं क्या करूंगा, ऐसा अपना बैलेंस इक्वेशन लिख दूंगा। तो दोस्तों आपने देखा ये स्टेप जिससे हमने इक्वेशन को बैलेंस किया। इसी के साथ हमारे इस वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें जिसमें हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। कई सारे टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके हम एग्जांपल्स देखेंगे और उनको हम लोग समझेंगे भी। तो आज के लिए इस पार्ट 1 के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।